हर संडे हमारे यहाँ एक मॉक टेस्ट होता था जो फाइनल एग्जाम के ऊपर बेस्ड होता था। वैसा ही एक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम देते थे। हर संडे टेस्ट देने के बाद मैं सर से पूछता था। सर का मैं फेवरेट हो गया था। तो मैं और सर साथ में बैठते थे, एक पास में गुमटी थी, वहां पे जाके चाय पीते थे और पेपर डिस्कस करते थे। तो मेरी हर बार क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी और मेरे बाद जो सेकंड आता था उसके मार्क्स काफी पीछे होते थे। तो मैं सर से पूछता था कि सर मेरी ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंक आ जाएगी क्या? सर बोलते थे कि नहीं, अभी टॉप 100 में शायद आ जाएगी लेकिन टॉप 10 अभी मुश्किल है। और मैं हर संडे को यह सवाल करता था। अब ये साल भर का सिलसिला था, लेकिन एग्जाम से करीब 2 हफ्ते पहले मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा। सर ने मुझसे पूछा कि अरे आज तुमने ये सवाल नहीं पूछा, तुम हर संडे को पूछते हो ये सवाल। मैंने कहा सर, अब मुझे उस चीज का डर खत्म हो गया है। अभी मुझे मैथ्स करने में इतना मजा आ रहा है, मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ। मुझे कोई सवाल नहीं बनता है तो मुझे और मजा आता है। मैं उसको सॉल्व करने के लिए जो मेहनत करता हूँ मुझे मजा आता है उसमें। और मैं इस प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार इतने लोग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं तो मुझे इनसे तो बेटर ही आता है, तो मैं जीवन में कुछ तो अच्छा ही करूंगा ना, कुछ तो बेटर पोजीशन पे ही रहूंगा ना मैं। ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया तो मुझे डर खत्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो मैं अभी तक हर हफ्ते डर रहा था। इसलिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा तुम टॉप 10 में आ जाओगे। ये 5 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, C++, जावा, इवन लॉजिक बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर। ये पूरा एपिसोड लंबा हो जाएगा अगर ये लिस्ट मैं सुनाता जाऊंगा तो। उनके सभी चैनल के एज ऑन डेट टोटल सब्सक्राइबर्स मैं देख रहा हूं कुछ 15 लाख सब्सक्राइबर है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है सौरभ शुक्ला। वो माय सरजी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी वेबसाइट है जिसका नाम है mysarji.com। तो क्या आप मेरे साथ चल रहे हो ना? सबसे पहले सौरभ से उनके ही शब्दों में उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। मैं भोपाल में बेस्ड हूँ और स्टूडेंट्स मेरे को माय सरजी नाम से भी जानते हैं। मैं फिलहाल मेरी एक कंपनी है माय सरजी एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से, भोपाल में ही। तो मैं यहीं से काम करता हूँ और मेरा ऑनलाइन टीचिंग का प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली मैं अपने आप को टीचर बोलूँगा। यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले टीचर हूँ। और मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा खुद का ही सिस्टम है। तो एक तो मेरा यूट्यूब पे कंटेंट जाता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है और मल्टीपल चैनल्स हैं जिसमें मैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ। इवन मैथ्स का भी मैंने अभी चैनल चालू किया हुआ है, तो मैथ्स का भी कंटेंट पढ़ाता हूँ। दूसरा मेरा पेड प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं, वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स उसमें एनरोल करते हैं। वो मेरा आमदनी का जरिया है। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट से मिलने के लिए अलग अलग जगह मीटअप भी करता हूँ। कहीं पर इनवाइट आता है तो वहाँ पर भी जाता हूँ। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं मोटिवेटर हूँ, स्पीकर हूँ, बस यही है। ऑसम। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि पैसा और खुशी का नाता क्या है, तो उनका जवाब सुनना। हम किसी ट्रैप में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैसा। तो हम कई बार इसलिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, हम इसलिए काम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमें खुशी मिल रही है। तो जो इनोसेंसी अभी आपके प्रयासों में है, सीखने में मजा आ रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है, ये इनोसेंसी को बरकरार रखना इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। लाइक मैं इतने साल से यूट्यूब पर हूँ, मैंने ब्रांड डील्स नहीं लेता हूँ। मैंने अब तक 2 लिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर मैंने लिए पैसे के लिए नहीं थे, वो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था इसलिए लिए थे। लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वो भी नहीं करने चाहिए थे, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं ब्रांड डील्स करता ही नहीं, करता ही नहीं। क्यों नहीं करता हूँ? ऐसा नहीं है कि जो करते हैं वो गलत करते हैं, बट मुझे नहीं पसंद। इट्स माई चॉइस, मुझे नहीं पसंद। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पैसे के ट्रैप में फंसा लेती है चीज। आपको पैसा बहुत आएगा और जब आप 4 लोगों का करोगे तो 40 लोग और अट्रैक्ट होंगे कि हाँ ये कर रहा है तो इसको इसको देना चाहिए। तो वो पैसा कमाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन जो ऑनेस्ट टीचिंग से मुझे खुशी मिलती है वो 10 साल पहले भी मिलती थी, है ना, आज भी मिलती है।
तो मुझे लगता है कि अगर ये आप कंटिन्यू कर पा रहे हो तो पैसा आपके पीछे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और पैसे का उतार चढ़ाव तो हर इंसान को देखना ही है, देखना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर काम से खुशी मिल रही है और काम को हम प्यार दे पा रहे हैं तो बस उसके प्रति ऑनेस्ट रहना सफिशिएंट है। पैसा आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। और जो लोग काम करते 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 भटक जाते हैं, पैसा इज जस्ट वन फैक्टर, कई बार दूसरे और भी कई फैक्टर्स रहते हैं जिसमें आप अपनी खुशी को ताक पे रख देते हो। आप सोचते हो कि नहीं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप अपने खर्चे बढ़ा लेते हो, आप सोसाइटी में अपना एक स्टेटस का प्रेशर लेके चलते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन का बर्डन आप ले लेते हो, बहुत कुछ आप कर लेते हो। तो मुझे लगता है उन सब की जरूरत नहीं है। आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है आपका। मैंने वो पॉडकास्ट पूरा तो नहीं सुना, लेकिन जितना भी सुना था मैंने, जो आपने मुझे भेजा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब उसमें एक प्रोफेशनलिज्म है, उसमें एक क्वालिटी है। को बचपन में पूछूं तो कभी टीचर से कुछ लगाव था या टीचर से कुछ मजा आ रहा था? हाउ वाज योर? मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मुझे लगता है कि मुझे आज की कई बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन बचपन की सारी बातें याद रहेंगी। बचपन में मैंने करीब 3 स्कूल चेंज किए, और प्राइमरी अलग से पढ़ा, फिर उसके आगे की एजुकेशन अलग हुई, उसके बाद फिर टेंथ के बाद 11th-12th मैंने अलग स्कूल से किया। इस दौरान मुझे ऐसा कोई भी टीचर नहीं मिला जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हो सकूं। यूजुअली कोई भी इंसान कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी टीचर से इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, लेकिन पूरे स्कूल लाइफ में मेरे को ऐसा कोई टीचर मिला नहीं जिसने मुझे गाइड किया हो और जिसका प्रभाव मेरे जीवन पे एक पॉजिटिव रूप में पड़े। ये बात और है कि मैं पढ़ने में बहुत एवरेज था, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, और घर में भी पढ़ाई का सच कोई माहौल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बहुत एजुकेशन रिच फैमिली नहीं थी, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी हम लोगों की। तो पढ़ाई का घर से कोई दबाव नहीं था। जैसे मैं आजकल देखता हूँ हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम उनके लिए प्लान बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, हम उनके लिए चिंता करते हैं, तो वो अलग समय है आज का। पर पहले कोई भी हमको गाइड नहीं करता था, हमें पढ़ना है पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ रहे। आफ्टर 10th जब मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा समझ में आया कि नहीं यार, पैसे नहीं है, तो पैसा वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग जिसके कारण मैंने टीचिंग में आने का निर्णय लिया। उसका कारण ये था कि आप पैसा कैसे कमाओगे, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका पढ़ाना है। अच्छा। क्योंकि आप 1 घंटा पढ़ाओगे, 2 घंटे पढ़ाओगे और आपको उसके लिए कुछ पैसा मिलेगा। अदरवाइज किसी और काम में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप फिर कोई दूसरे काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने 10th क्लास से ही पढ़ाना चालू कर दिया था। तब मैं 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाता था, और वो ऐसे कि भाई पड़ोस में भैया हैं तो चलो उनसे पढ़ लो, इस तरीके का था। और मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो पढ़ने में बहुत खराब थी स्टूडेंट, तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ उद्धार हो जाए, तुम पढ़ा दो इसको। तो उस बहाने पढ़ाना चालू किया, और उस समय मुझे याद है 100 रुपये महीना मिलता था, और 100 रुपये महीना मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि उस पैसे की पावर को मैंने पहली बार समझा कि अगर मुझे कुछ खरीदना है, भले ही वो छोटी सी चीज़ है, मैं वो खरीद पा रहा हूँ, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सेंस 10th क्लास में डेवलप हुआ, वो मुझे लगता है लर्निंग लेसन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन लेता गया, फिर मैं 2 ट्यूशन ले रहा हूँ, 3 ट्यूशन ले रहा हूँ, मैं घर घर जाके पढ़ा रहा हूँ, और ये जर्नी मेरी चलती रही। मेरी ग्रेजुएशन तक मैं बीएससी किया हुआ है मैंने, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट आपने जब बताया कि आपने 10th में आपको महसूस हुआ कि आपको पढ़ाना है, मतलब आपको ट्यूशन, आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं पूछ सकता हूँ क्या था 10th में? तो बहुत ख़राब थी। जैसे कि टीन एज में, जो लेट टीन एज होता है, उसमें हर लड़का अपने घर वालों से डिमांड करता है कि उसे एक बाइक चाहिए, ठीक है। और उस एज में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो वो जो दौर मैंने देखा है, मैं कभी भी उस पर दुखी नहीं होता हूँ। उस दौर को मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ कि मैंने वो समय देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए उस चीज़ को, क्योंकि उस समय के कारण
आज मेरा एक कैरेक्टर डिफाइन हुआ है, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो पैसे का अभाव देखा, इसलिए पैसे का इंपॉर्टेंस समझा और इसीलिए मैंने पढ़ाना चालू किया। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाना था, इसलिए कि मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस समय तक ये नहीं मालूम था कि इसको करियर बनाना होगा, लेकिन शुरू हो गए। और जब मैंने बीएससी किया तब तक मेरे पास कोई प्लान नहीं था अपने ज़िंदगी के लिए कि मुझे करियर में क्या करना है। पढ़ाना वॉज वेरी टेम्पररी थिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी कर रहा हूँ मैं, बाद में तो कुछ और ही करता है इंसान। और यस, और मेरे मेरे फादर जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी, वो जर्नलिस्ट हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। तो वो कहीं पर जॉब नहीं करते थे, उनका अपना फ्रीलांसिंग वाला काम था। तो जर्नलिज्म में ऐसा है कि कई लोगों ने बहुत कमाया है। हमारे पिताजी ने समझौता नहीं किया, तो वो एथिक्स वाले जर्नलिस्ट रहे, तो उस कारण कमाई हमारी नहीं हुई। नाम बहुत कमाया पर पैसा नहीं कमाया, तो वैसा वाला माहौल था। तो आपकी पहली कमाई आपने कितना 100 बोला रुपये। तब? आप 100 रुपये पहली हाँ, कमाई 100 रुपये थी? पहली कमाई। अच्छा, अब क्या पढ़ाते थे? पहला ट्यूशन कुछ याद है? किसको पढ़ाते? पड़ोस में कौन था? हाँ, मुझे याद है। दुबे फैमिली थी। मुझे उस ठीक है, लड़की का ठीक है, नाम तो अभी ठीक ठीक है। से याद नहीं है। मतलब घर का नाम याद है, पर ऐसे बाहर क्या नाम था तो वो स्कूल में वो 9th नहीं में थी पता, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशन थे उनसे। वो और 9th आप में 10th में थे, तो आपने बोला पढ़ाते हैं, चलो और क्या कर सकते। मैं 10th में था। मैं साइंस भी पढ़ाता था, मैथ्स भी पढ़ाता था। अच्छा, वाह, बच्चों को इन्हीं सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है। और सही बात है। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे को वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है। मुझे लगता था कि यार इससे तो ज़्यादा ही आता है मेरे को, तो मैं इसको पढ़ा तो दूंगा ही। तो उस हिसाब से मैं पढ़ के कैसे भी करके उसको पढ़ा देता था। और मैंने ये सिलसिला, जब पैसा आया ना, उससे मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मैं पैसा तो कमा सकता हूँ, और कोई चीज़ तो मुझे उस समय आती नहीं है, मैं यही करके पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन में जिस कॉलेज में जाता था, उस कॉलेज में जाता नहीं था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। और ऐसी ऐसी डील करी थी मैंने उस कॉलेज से, क्योंकि वो कॉलेज कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो उनके लिए ये था कि भाई एडमिशन इम्पोर्टेंट था और मेरे लिए नहीं जाना इम्पोर्टेंट था। तो मैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन ये करता था कि मैं 6-7 घंटे दिन भर में ट्यूशन्स पढ़ाता था, 1-1 घंटे की। तो उसके लिए मैं मेरे पास क्योंकि साइकिल भी नहीं थी उस समय, तो मैं पैदल चल के जाता था। तो एक घर गया हूँ, फिर दूसरे घर गया हूँ, फिर तीसरे घर गया हूँ, ऐसे करके मैं पूरा एक राउंड लगा के शाम को घर आता था। तो ये उस समय की बात है, मतलब शाम को क्या, रात ही हो जाती थी, 8-9 बज जाता होगा। तो उस दौर में जहाँ मेरी उम्र के लड़के शाम को कम से कम घर में नहीं बैठते थे, कहीं घूम रहे हैं, साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे को वो मौका सिर्फ संडे टू संडे मिलता था। ये जो स्कूल हमें नहीं सिखा पाया, वो समय ने मुझे सिखाया। पैसे की इंपॉर्टेंस, डिसिप्लिन क्या होता ये है। एपिसोड की काफी सारी लाइंस आप दोबारा सुनना, वो सच में आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। इट विल एड मोर वैल्यू टू योर लाइफ, वॉट एवर यू आर डूइंग। जैसे 2 लाइन है जो अभी तक मैंने सुनी है, जो मुझे छू गई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली, सौरभ कहते हैं कि दिव्येश, जब मैंने पैसों के अभाव देखा ना, तभी मैंने सोचा कि अब तो मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। तब तक तो वैल्यू ही नहीं होती है ना। जब तक वो चीज़ आपके साथ हो, तब तक वो चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। पैसे नहीं थे तो पता चला कमाना तो पड़ेगा, यही तो चीज़ है। अरे वो तो तब 10th में थे। और दूसरी चीज़, जो चीज़ एडवर्सिटी आपको सिखाती है ना, वो चीज़, वो विपरीत परिस्थितियाँ आपको कोई स्कूल, कॉलेज, कोई किताब, कोई नहीं सिखा सकता। वो तो जब आप उससे गुजरते हो ना, तब पता चलता है। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर है। स्वामी विवेकानंद की ये लाइन थी। बस उसी की राह पे ये चलते थे। आगे बहुत कुछ है, आप सुनना। ये बहुत ही क्रिस्प, मैंने बहुत ही मिनिमल एडिट किया है। ये टीचर की तो लाइन है, उनकी हर लाइन इतनी वैल्यूएबल है। आप सुनना, सच में ये काम में आएगा। आगे चलते हैं। और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आप उन्हें समझाते हो, आप उन्हें गाइड करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये आपका काम है। तो जब आप उन्हें गाइड करते हो तो वो तो जितना भी समझेगा, पहले वो बात आपके कानों तक पहुंचती है। आप उसको अगर कुछ भी ज्ञान दे रहे हो तो पहले वो आपको छूता है और आप कहते हो कि यार क्या ये काम मैं करता हूं। और उस दौर में
मेरा परिपक्व होना शुरू हुआ, क्योंकि वो एक असली स्कूल था मेरा। वो जो काम मैं कर रहा था वो ही मेरी असली स्कूलिंग है। उसने जो हम्म। मुझे सिखाया, इसके कारण मैं आज बच्चों को जब गाइड करता हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिले तो तुम इस बात का इंतजार मत करो कि तुम ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद शुरुआत करोगे। तुम स्कूल में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम शुरू कर दो, क्योंकि तुम जो इससे सीखोगे ना वो तुम्हें किताबें नहीं सिखा पाएंगी। ये व्यवहारिक जीवन हम्म। है। अच्छा बुरा सब कुछ हम सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात हम पैसा कमाना सीखते हैं। इससे क्या होता है, हम किसी को ठगते नहीं है जीवन भर, हम किसी के साथ बुरा नहीं करेक्ट। करते, क्योंकि हम बहुत एथिकल वे से अपना जीवन यापन करना सीख जाते हैं। और उस करेक्ट। दायरे में रह के जो जीवन हम जीना सीखते हैं उसके आदर्श मानदंड होते हैं, और वो मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए। करेक्ट। नॉर्मली तो बच्चा क्या होता है, स्कूल से आके फिर शाम को खेलता है, वो एक टिपिकल टिपिकल तो लाइफ वही होती है, आके स्कूल से खेलते हैं। बट आप ट्यूशन 10th में 11th में भी पढ़ाते थे, तो अ, कौन से क्लास को पढ़ा? धीरे धीरे अपने ट्यूशन फिर अपने आप बढ़ने लगे बढ़ने या लगी, कैसा था, मतलब? बढ़ने लगी। ऐसा नहीं था कि मेरी कोचिंग जैसी चलने लगी हो कि एक ही बैच में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। मेरे साथ ये था कि मैं घर घर जाके ट्यूशंस पढ़ाता था। तो 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फिर 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी के घर जाके, किसी के घर एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मेरा चलता था। तो उसमें नाम होना तो पॉसिबल नहीं था, उसमें पैसा भी बहुत मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं था। मतलब महीने भर सही में बात है। मैं मैक्स टू मैक्स रीच किया था 2,000 रुपये महीने, ये मेरा मैक्सिमम था उस समय। बराबर। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से खूब सारी ट्यूशंस मिली, इवेंचुअली मिली हैं। तो ग्रेजुएशन में जाके मैं बहुत बिजी शेड्यूल में आ गया। 11 12 तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ग्रेजुएशन में जाके बहुत बिजी शेड्यूल आ गया। सेकेंड ईयर में जाके जब मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो रहा था, तब मुझे एक एक ख्याल आया जिससे मैं बहुत डर गया। और वो ख्याल ये था कि मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को शायद पढ़ा रहा था, और रोज जाता था उसको पढ़ाने के लिए, और उसको मैं बहुत बेसिक सी चीजें सिखा रहा था। फर्स्ट क्लास में होता ही क्या सिलेबस। और मुझे, अच्छा, ग्रेड 1 में, यस ग्रेड पहले वन पहले में, स्टैंडर्ड में, हाँ। मैं इतना कोफ्त खा गया उस चीज से। मैंने कहा क्या ये काम मैं जीवन भर करने वाला हूँ? मैं वही बेसिक चीजें बताता रहूंगा जीवन भर? मैं इमेजिन करने लगा कि मेरी उम्र 40 50 साल हो गई और मैं यही काम कर रहा हूँ, घर घर जाके ट्यूशन। मुझे इस थॉट ने इतना डरा दिया कि मुझे ये अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये जीवन भर तो नहीं कर पाऊंगा मैं। और इस थॉट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि देखो अब तुम्हारा ग्रेजुएशन का आखिरी साल है, अब तुम क्या करोगे। तो हम्म। ये मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं हमारे पास कि हम्म। हम कुछ धंधा चालू कर लें। तो अब हम्म। जॉब कैसे मिलेगी, ऐसी कोई एजुकेशन में भी कुछ बहुत बड़ी काम नहीं करें। तो वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, जो उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी पर वो कर रहा था, वो इंदौर में था आईपीएस कॉलेज में। उस समय आईपीएस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो मैं वहाँ इंदौर गया उसके पास, ऐसे ही मिलने के लिए गया। उससे मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने बोला एमसीए करो, और ये अगर आईपीएस कॉलेज भी मिल गया तुमको तो लाइफ बन जाएगी। तो मुझे, क्योंकि हम लोग क्या होता है जब ऐसे मुकाम पे, आज भी बहुत सारा यूथ अगर इस बात को सुन रहा है, हम लोग मिसगाइडेड रहते हैं, हमें नहीं पता होता है हमें क्या करना है। तो आज के दौर में तो चलिए यूट्यूब है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस दौर में ये सब कुछ नहीं था। तो आप हम्म। किससे हम्म। पूछोगे? आपके दोस्त ही सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनके साथ आप सहजता से बात कर सकते हो। तो मेरी करेक्ट। उससे बात हुई, वो पढ़ने में अच्छा था तो मैं उसको मानता था कि हाँ वो सही बोलेगा मेरे को। तो उसने जब मेरे को ये गाइड किया कि तुम इंदौर में आके कोचिंग कर लो, मैंने कहा उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कि तुम टीचर से बात करना, वहाँ पे शायद वो कुछ डिस्काउंट दे दें। तो मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे एमसीए करना है। और उसके बाद फिर मैं इंदौर तो नहीं ज्वाइन किया, पर भोपाल में मुझे पता चला इंदौर की एक प्रतिष्ठित संस्थान की फ्रेंचाइजी भोपाल में है। तो मैंने कहा चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और जब ज्वाइन किया, आपका बैकग्राउंड भी मैथ्स रहा होगा तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो मेरे से वो टीचर से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ उस कोचिंग के, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ये पहली बार था कि मुझे लग रहा था कि मेरे को इंटरव्यू देना पड़ेगा कोचिंग में जाना एडमिशन के लिए। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, वो एडमिशन उसी के ही संस्था थी जो कि भोपाल में थी, और वो इंटर एडमिशन से पहले वो इंटरव्यू इंटरव्यू लेते, लेते बट उसकी फीस कम थी क्या? नहीं, फीस तो अच्छी थी, फीस तो वही इंदौर वाली फीस थी, लेकिन मुझे इंदौर में रहना पड़ता तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाता।
प्लस क्या था कि जो फीस थी करीब 5-7 हज़ार रुपये फीस थी उस समय, जो कि उस समय के समय में आज के 30-40 हज़ार के आसपास तो मानो आप। तो मेरे पास वो रुपया ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जुड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता क्या था, तो बात है। मैंने वो रुपया जोड़ा हुआ था। तो मैंने दाव खेला था कि चलो मैं कोचिंग पे लगाऊंगा। और मुझे ये मालूम था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। तो मेरा जब टीचर से फर्स्ट हम्म। इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा, मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम दो लोग, मेरा फ्रेंड था अरुण, हम दोनों साथ में गए थे। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अभी जितने लोग सुन रहे होंगे और मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, उन सबके दिमाग में इसका आंसर आने लगा होगा। और मेरे दिमाग में उस समय नहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, जबकि मैं हम्म। ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। पर हम्म। मेरे साथ जो बैठा था अरुण, उसने बोला 1/1 + x²। और जब उसने ये बोला तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मुझे याद है, ये मुझे भी बोलना है। तो मैंने तुरंत से उसको फॉलो करते हुए बोल दिया। सर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलत है। और मैंने कहा ये गलत है, ये तो सही लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स एक्स का, इंटीग्रेशन नहीं है। और मैंने सिर पकड़ लिया, बाप रे, ये क्या मिस्टेक करी मैंने। मेरे दोस्त को भी, वो भी एकदम सांप सूंघ गया उसको, वो भी बोला कि अरे ये तो मुझे सही लग रहा था। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर इस पॉडकास्ट को इस समय कोई सुन रहा है और उसको मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, तो उसने भी 1/1 + x² सोचा होगा। और उसके बाद जब उसे ये पता चला कि ये डिफरेंशिएशन है, तो उसको ये भी यकीन हुआ होगा कि हाँ, ये मुझे आता है, ये डिफरेंशिएशन है, ये मुझे पता था, मेरे से गलती कैसे हो गई। बाद में आज मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये चीज टीचर को मालूम है कि कौन सा सवाल का आंसर बच्चा गलत करेगा और गलती क्या करेगा। और मैंने यही चीज उस समय भी समझी कि टीचर बहुत सही है। वो टीचर अगर इस एक सवाल ने इतना इम्प्रेस कर दिया मुझे, शायद और भी बात हुई होगी लेकिन मुझे ध्यान नहीं, पर ये सवाल मुझे याद है। और मैंने उस कोचिंग का एडमिशन लेने वाला, उस सेशन का, उस साल का पहला स्टूडेंट था। मैंने पूरी फीस एक बार में जमा कर दी। मुझे आइडिया भी नहीं आया कि डिस्काउंट मांगना चाहिए। बहुत लोग मांगते थे, मिलता भी था, मैंने नहीं मांगा। और कसम खा ली कि अब ये पैसा मुझे वसूलना है, ये पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक भी क्या दिन बात है। कोचिंग में एब्सेंट नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ। और मैंने हमेशा, सर ने जो बोला वो माना। और वो टीचर है जिनकी वजह से आज मैं हूँ कुछ लायक, जिसमें आप इंटरव्यू कर पा रहे हो, वो उन्हीं टीचर को क्रेडिट जाता है। उनका नाम शरद गुप्ता सर है। और आज तक मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। मेरे मतलब हमारे बिजनेस अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे जुड़े हैं कि अगर आज भी वो मेरे को फोन करके बोल दे मैं ये पॉडकास्ट छोड़ के चला जाऊंगा उनके पास, ये सम्मान उनके लिए जीवन भर मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता इतना ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा प्योर है, इसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। और यही कारण है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आने का फिर मैंने निश्चय किया। ये कारण है, क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने टीचर के प्रति क्या सम्मान रखता हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को वो ज्ञान दिया होगा, अकेले मेरे को तो नहीं दिया। लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं। तो अगर मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आता हूं तो इसमें कितना सेटिस्फैक्शन, ये सोच के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी में आना है, और बस तब से टीचिंग में। ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूं हर गेस्ट को, आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या वजह है उसकी। तो ये जवाब था माए सर जी का कि वो टीचिंग क्यों कर रहे हैं, वो टीचर क्यों बने। मेरे हिसाब से दो चीज़ होती है जब आप कुछ भी नया काम करने का ठान लेते हो ना, तो ये दो चीज़ होती है। पहली, आपको कोई जेन्युइनली कोई मिल जाता है जो आपको आपके काम में आगे ले जाता है, और दूसरा, आपका हमेशा हार्डवर्क और आप सच में उनसे प्रभावित होते हो। वो चाहे आपके मेंटर हो, टीचर हो, वो चाहे कोई भी हो, या वो चाहे पॉडकास्ट हो। मैं तो आपके साथ नहीं बैठा हूं ना, लेकिन मेरी आवाज़ आपके साथ है। अब क्या होता है, ये दो चीज़ यानी कि आप और आप जिनसे प्रभावित हुए हो जेन्युइनली,
और वो सामने वाला बंदा या बंदी सच में जेन्युइन है, फिर आप दोनों के बीच में होता है यूनिवर्स का फोर्स जो हमेशा आप दोनों को ना बांध के रखता है। फिर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। सो वेरेवर यू आर, इन विच एवर स्टेट यू आर, you will always move forward. You will always move forward. बस इतना ही कहना था। आपने बोला कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, was it MCA की इंस्टीट्यूट थी या फिर आप? नहीं, it's MCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती थी वहाँ। तो उस समय ऑल इंडिया लेवल 6th रैंक भी आया था, राइट? यस। हाँ, ऑल इंडिया 6th रैंक आई थी। ऑल इंडिया लेवल वो सर ने ही मेरे को इतना पढ़ाया। आई सी, नाउ आई कैन कनेक्ट। MCA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे महाराष्ट्र में MHCET या हर लेवल की एग्जाम होती है, वैसे ही आपकी एग्जाम थी। तो उसके कोचिंग में आप एडमिशन लेने जाते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में शरद गुप्ता सर को देख के आपको लगे आपको टीचर बनना है, राइट? मतलब दैट्स व्हाट यू फील के। फिर आपने क्या किया? फिर आपने MCA में एडमिशन ले लिया था? फिर अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मैं जो एक एवरेज स्टूडेंट था, मतलब मेरे 60s में परसेंट आए हैं, उससे पहले तो और कम भी आए हैं। अगर वो मेरे को टॉप 10 में पहुंचा सकते हैं तो वो टीचर का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में कितना जबरदस्त होगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, दर्शक भी जो श्रोता है वो एंजॉय करेंगे शायद इस बात को। हर संडे हमारे यहाँ एक मॉक टेस्ट होता था जो फाइनल एग्जाम के ऊपर बेस्ड होता था। वैसा ही एक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम देते थे। हर संडे टेस्ट देने के बाद मैं सर से पूछता था, सर का मैं फेवरेट हो गया था। तो मैं और सर साथ में बैठते थे, एक पास में गुमटी थी, वहां पे जाके चाय पीते थे और पेपर डिस्कस करते थे। हाँ। तो मेरी हर बार क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी और मेरे बाद जो सेकंड आता था उसके मार्क्स काफी पीछे होते थे। तो मैं सर से पूछता था कि सर मेरी ऑल इंडिया में टॉप 10 रैंक आ जाएगी क्या? सर बोलते थे कि नहीं, अभी टॉप 100 में शायद आ जाएगी, लेकिन टॉप 10 अभी मुश्किल है। और मैं हर संडे को ये सवाल करता था। अब ये साल भर का सिलसिला था, लेकिन एग्जाम से करीब 2 हफ्ते पहले मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा। सर ने मुझसे पूछा कि अरे आज तुमने ये सवाल नहीं पूछा, तुम हर संडे को पूछते हो ये सवाल। मैंने कहा सर अब मुझे उस चीज का डर खत्म हो गया। अभी मुझे मैथ्स करने में इतना मजा आ रहा है, मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ। मुझे कोई सवाल नहीं बनता है तो मुझे और मजा आता है, मैं उसको सॉल्व करने के लिए जो मेहनत करता हूँ मुझे मजा आता है उसमें। और मैं इस प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार इतने लोग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं तो मुझे इनसे तो बेटर ही आता है, तो मैं जीवन में कुछ तो अच्छा ही करूंगा ना, कुछ तो बेटर पोजीशन पे ही रहूंगा ना मैं। ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया तो मुझे डर खत्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो मैं अभी तक हर हफ्ते डर रहा था। इसलिए मैंने ये सवाल नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा तुम टॉप 10 में आ जाओगे। मैंने कहा सर आपने अचानक ये कैसे बोल दिया? मैं आज तक पूछता रहा, आपने बोला नहीं, और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आप ऐसा बोलोगे। आप बोल रहे हो कि टॉप 10 में आ जाओगे, कैसे बोल दिया आपने? तो उन्होंने कहा क्योंकि यही प्रोसेस है, तुम इतनी मेहनत करते हो कि तुम इसलिए मेहनत कर रहे हो कि तुम डर रहे हो कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो। और जब हम एक वो टैगलाइन है आपने सुनी होगी, डर के आगे जीत है, तो वो टैगलाइन का मीनिंग मैंने एक्सपीरियंस किया। सर ने बताया कि तुम डरते डरते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। कोई आपको किसी भी चीज से डराएगा तो उसकी एक हद होगी, एक लिमिट के बाद आप बोलोगे अब नहीं लग रहा डर। और वही मोमेंट है जिसके बाद आप एग्जाम देते वक्त भी नहीं डरते हो, आप नर्वस नहीं होते हो। और एग्जैक्टली वही हुआ, मेरा 20 मिनट पहले पेपर खत्म हो चुका था। और ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो नहीं बनता था वो नहीं बनता था, लेकिन जितना बनता था वो पूरा खत्म हो चुका था मेरे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के लेसन वही इंपॉर्टेंट है। शायद दुनिया मेरे को उस समय जानती थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई, पर एक्चुअल में 6th आने से पहले ही मैं टॉपर बन चुका था उस प्रोसेस के कारण। वो जो प्रोसेस, वो जो सर ने मुझे पढ़ाया, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, बल्कि वो जीवन के जीने के लिए जो आपको ज्ञान की जरूरत है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और आज जो काम कर रहा हूं वो उसी के कारण कर रहा हूं। मैं MCA मैंने किया इसलिए नहीं, ऑल इंडिया रैंक 6th था इसलिए नहीं, बल्कि उसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी करके, अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं
कि हमें अच्छे कॉलेज से क्यों पढ़ना है। हम तो किसी भी कॉलेज से पढ़ेंगे, अगर हमें नॉलेज होगा तो हमारी जॉब लगेगी, बिल्कुल लगेगी, 100% लगेगी। अच्छे कॉलेज में सिर्फ इसलिए नहीं जाना कि आपकी अच्छी जॉब लगे, अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है क्योंकि उसको अचीव करने के लिए तुम्हें जिस प्रोसेस से गुजरना है, वो आग में तप के जब कुंदन बनता है ना, तभी वो महंगा बिकता है। तो आपको वो प्रक्रिया से गुजरना है, आज नहीं तो कल। आज कर लोगे तो वो मेहनत कहलाएगी, बाद में करोगे तो संघर्ष कहलाएगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? जब हम कोई YouTube चैनल देखते हैं ना और उनको देखते कितने सारे व्यूज है ये वीडियो के, ये बंदा तो क्या कमाता होगा, इसके कितने सारे सब्सक्राइबर है, हमको वो सब चीज तुरंत अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब वो बंदे को कभी पूछोगे ना तो वो बोलेगा ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ना एक प्रोसेस है यहां तक पहुंचने का। वो मजा ना प्रोसेस में ही है, मजा यहां पे पहुंचने में शायद उतना नहीं है, बट वो प्रोसेस जो तुमको बनाता है ना, जो प्रोसेस जो तुमको ट्रांसफॉर्म करता है ना, उसमें मजा है। मेरे आज के गेस्ट कुछ ऐसे ही है। शुरू में तो सोचते थे सर मुझे टॉप पे आना है, टॉप पे आना है, हर संडे पूछना, वो भी साल भर की मेहनत होती है। तो वो एक ना क्यूरियसिटी होती है और ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और फियर भी होता है, मैं टॉप पे आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये तीन शायद इमोशंस में आप रहते थे। आप तैयारी तो करते थे, बट आपने एक चीज़ बोला, आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व करने लगे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको मज़ा आने लगा था। आपको टफ प्रॉब्लम आता था तो आप और खुश हो जाते थे कि इसको मैं और कैसे सॉल्व करूँ। तो कुछ बताना चाहेंगे और कौन सी चीज़ थी आपके अंदर जब आप MCA की कोचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे जो इसने आपको हेल्प किया? आपके मन की कौन सी क्वालिटीज थी, मेंटल एबिलिटीज क्या थी? मेरे अंदर शायद समझाने का एक गुण है जो कि मैंने कोई मेहनत नहीं करी उस चीज़ के लिए, वो मेरे को शायद विरासत में मिला होगा। कोई DNA में कुछ जीन्स होंगे जो ट्रिगर हो गए होंगे, आई डोंट नो। पर मैं समझाता अच्छा था। इस बात का मेरे को समझ में आया जब मैं डाउट्स बताता था। तो जब मैं डाउट्स बताता था तो स्टूडेंट टीचर के पास नहीं जाता था, पहले मेरे पास आता था। और मुझे इसमें इतना सेटिस्फेक्शन होता था और मेरी जिद थी कि मैं सर के पास किसी को जाने ना दूं। कि पहले वो मेरे से पूछेगा, अगर मेरे से नहीं बनेगा तब सर के पास जाएगा ना। तो सर के पास एक भी नहीं गया मतलब मेरे से सारे बन गए। तो वो जो जिद थी कि मैं बीच में खड़ा हूं, पहले मेरे से पूछो। और कई बार जिद होती थी कि मुझे टॉपिक पढ़ाना है, बच्चे मुझे एज अ टीचर एक्सेप्ट नहीं करते थे, एज अ बड़े भैया एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मैं उनके साथ का हूं ना। वो टीचर थोड़ा ना एक्सपेक्ट करेंगे मेरे को, क्योंकि वो फीस दे रहे हैं उन टीचर से पढ़ने के लिए, तो मेरे से तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं उनको बोलता था मैं डाउट बता रहा हूँ तो पढ़ोगे ना। तो वो उस तरीके से मैं स्टेज पे खड़ा भी होता था, 100 बच्चों को एक साथ डाउट भी बताता था। तो वो मेरा एक तरह से ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म हो गया था। और मैंने बाद में MCA में जब सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी मैंने वहां पे पढ़ाना जारी रखा। तो MCA जब मैं कर रहा था NIT भोपाल से मैंने किया। तो NIT भोपाल NIT से किया है आपने? NIT भोपाल से। तो NIT भोपाल का अपना एक शेड्यूल रहेगा, उसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं शाम को जाता था और 2-3 घंटे क्लास भी पढ़ाता था। MCA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता था। एंट्रेंस एग्जाम उसमें मैथ्स पढ़ाता था उस समय। तो मुझे मैथ्स पढ़ाने में बहुत मजा आता था और मैं खूब मैथ्स पढ़ाई। और उस समय का जो मेरा शेड्यूल है, मेरे ख्याल से मेरा आज तक के शेड्यूल में सबसे बेस्ट शेड्यूल उसी 1-2 साल रहा है मेरा। क्योंकि सुबह से उठे हैं, पहले कॉलेज गए हैं, कॉलेज से आए हैं, घर पे खाना खाया है, खाना खा के तुरंत कोचिंग चले गए हैं, कोचिंग जाके वहाँ पे 2-3 घंटे पढ़ाया है। उसके बाद मैं और सर हम लोग जाते थे, एक फिटनेस क्लब था, वहाँ पे हम लोग स्क्वाश खेलते थे, स्विमिंग करते थे। और वो करीब पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रोसेस होती थी, जिसको मैं बहुत इंजॉय करता था। शाम को शायद 8 बजे करीब फ्री होते थे। 8 बजे मैं घर नहीं जाता था, सीधे अपने दोस्तों के पास जाता था जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे। अब उनको टाइम देता था, 1-2 घंटे वहां पे रुकता था, कई बार उन्हीं के यहाँ रुक जाता था। तो इस तरीके से मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था। तो जब हम बोलते हैं कि हमें सुकून चाहिए, उस समय मुझे सुकून नहीं चाहिए था। उस समय मुझे यही अच्छा लग रहा था, काम ही चाहिए था, आपकी खुद की एक्टिविटी, वो टीचिंग हो, वो मोमेंट्स हो अपने दोस्तों के साथ। तो आप MCA के असाइनमेंट्स कब करते थे? मतलब इट्स वेरी हैवी इंटेंसिव होते हैं, राइट? MCA की भी तो पढ़ाई करनी होती है, राइट? आपके कॉलेज की भी, वो भी सब मैनेज कर देते थे आप? जैसे मैंने कहा कि मेरी ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में हो गई थी, तो मेहनत करना तो आ गया था। तो अब मेरे को कोई भी मेहनत उससे बड़ी नहीं दिख रही थी।
तो ये सारे काम बहुत ही ऐसे लग रहे थे कि इसको तो कैसे भी मैनेज कर लिया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो असाइनमेंट भी हम कर लेते थे, कॉलेज में बैठ के ही कर लिया, कभी रात को बैठ के कर लिया। मतलब मैं कई बार, मैं बताऊं आपको, हम लोग उस समय ऐसा जुनून सवार था मेरे अंदर, मैं कोचिंग के लिए मुझे टेस्ट पेपर बनाना है जो सुबह कंडक्ट होना है, सुबह कंडक्ट होना है वो टेस्ट पेपर मुझे अभी डिजाइन करना है, 100 क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं, और सुबह वो टाइपिंग करेगा और फिर 10-11 बजे तक वो प्रिंट होके आ जाएगा और वो टेस्ट पेपर हो जाएगा। अब उसके लिए मेरे पास टाइम बचा है, रात के 10 बजे से शुरू होता है टाइम, और मैं अपने दोस्तों के पास हूँ क्योंकि वहां किसी की बर्थडे पार्टी है। तो अब उनके साथ भी हूँ और वहां पे टेस्ट पेपर भी बना रहा हूँ, पूरी रात जग के मैंने टेस्ट पेपर बनाया, सुबह दे दिया। मतलब दैट वॉज माई लेवल ऑफ कमिटमेंट एट दैट टाइम, कि मैं कोचिंग का भी काम करूंगा और दोस्तों को भी मिस नहीं, मुझे सब चाहिए था उस समय। एक होता है ना कि मुझे सब चाहिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं ये भी वो भी मिस ना करूँ, मुझे ये भी चाहिए, ये भी, बट सब हो जाता था। तो आप एमसी कहाँ पे पढ़ाते थे? मतलब कोचिंग, एमसी की एंट्रेंस एग्जाम जो थी, आपके खुद के कोई कहीं जगह ली थी, ऐसे ही पढ़ाते थे घर में? नहीं, या मेरे जो टीचर थे उन्हीं के साथ पढ़ाता था। जिन टीचर से मैं इतना इंस्पायर्ड था तो उन्हीं के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। और पहले वो इंदौर की एक संस्थान की फ्रेंचाइजी थी, फिर उन्होंने खुद की अपनी इंस्टीट्यूट चालू किया और उस इंस्टीट्यूट में ही मैंने उनके साथ पढ़ाया। क्या बात है। Got it। पढ़ाना आप कभी छोड़ नहीं पाए, वो 10वीं से शुरू हुआ था कुछ और रीज़न से, वो आपका एमसीए तक चलता है, शायद टीचिंग ही आपको नहीं छोड़ रहा था। दैट्स व्हाट आई कैन सी। मुझे इसमें मज़ा आने लगा था। इसमें एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि जो कंपनी का प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट ड्राइव होती है कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो उसका इंटरव्यू दौर चल रहा था और इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज योर एम। तो ये एक ऐसा सवाल है, मेरे ख्याल से इंटरव्यू प्रिपरेशन में हर स्टूडेंट तैयार करता है। मैंने नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन करने के समय पे मैं किसी और का प्रोजेक्ट बना रहा था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेचने से मुझे पैसा मिलना था। तो आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, और मैंने जो दिल में आया उस समय मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा एम है कि मैं लोगों को अपनी पढ़ाई से गाइड कर सकूँ, उनका कुछ हेल्प कर सकूँ। मैं बाहर निकल के ये सोच रहा था कि अब वो मेरे को क्यों सेलेक्ट करेगा। मतलब मेरा सवाल का जवाब, लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, मेरा एम है इस कंपनी में काम करना, मेरा एम है सॉफ्टवेयर फील्ड में कुछ अच्छा करना। रटते हैं जवाब, ऐसे बनाते हैं, नया नया जवाब सोचते हैं, हम वो जवाब कुक सोचते करते हैं जो उसको प्लीज कर सके। लेकिन उस समय क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, और मुझे नहीं मालूम किस बात से मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स प्रिपेयर्ड होता तो ये आंसर नहीं देता। वो मैंने दिल से निकल गया आंसर, तो मैंने ये चीज बोल दी। और ये बोल दी तो मैंने बाद में सोचा, मेरा उस कंपनी में प्लेसमेंट हो गया है। अब हमारे को ज्वाइनिंग में 5-6 महीने, क्योंकि अभी तो 5th सेमेस्टर में आए हैं, अभी तो फाइनल ईयर पूरा बचा हुआ है और सिलेक्शन 1 साल पहले ही हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, तो अपनी पढ़ाई चल रही है, वहाँ कंपनी वालों का प्रोसेस चल रही है धीरे धीरे, और फाइनली जब हम करीब आ गए ज्वाइनिंग के, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके एक दिन बोला कि देखो मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और ये बात जब मैंने अपने कॉलेज में बताई थी, तो मेरे जो एक बहुत अच्छे टीचर थे हमारे कॉलेज में, और उनकी बुक से हम लोग पढ़ा करते थे, मतलब इतने रिनाउंड टीचर थे वो, तो उन्होंने मेरे को 1 घंटे बिठा के समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये जॉब छोड़ रहे हो, इस जॉब के लिए बच्चे यहाँ इतनी मेहनत करके इस कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उसके बाद तुम्हें जॉब मिल गई तो तुम जॉब छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे को उस समय तक क्लियर नहीं था। और यस, मेरे मन में जॉब के प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि मैंने इसी के लिए तो इतनी मेहनत करी थी। बट अब मेरे को जॉब नहीं करनी, अब मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि इसी से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, कोचिंग्स आती हैं 2-4 साल चलती हैं, उसके बाद फिर बहुत बुरा दौर भी आता है, फिर पैसा कैसे कमाओगे, ये वो बहुत सब। और आज के जैसे एडटेक कंपनीज का दौर भी नहीं था उस समय, ऑनलाइन एजुकेशन तो था नहीं। तो उस समय उनकी बात बिल्कुल सही भी थी, लेकिन उस एज में आप कहाँ इतना सोचते हो, आप इतना रिस्क के बारे में नहीं सोचते, आप तो बहुत मस्त मौला होते हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो आपने कैसे डिसाइड किया, मतलब क्या मन में चल रहा था? मतलब ये बहुत टफ डिसीजन होता है, राइट? अगर आप मेरे से बोलोगे कि सौरभ तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तो मुझे वो करना ही है। तो अब जब मेरे को दुनिया कह रही थी कि तुम क्या डिसीजन ले रहे हो,
पहले तो मेरे को थोड़ा डाउट होता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जब मुझे बहुत सारे 90% लोगों ने ये बोला कि देखो तुम गलत कर रहे हो, होगा, क्यों कर रहा है, ये मत करो, ये बाद में तुम पछताओगे। और फिर जब तुम देखोगे कि सब लोगों की सैलरी बहुत हाई है, सब लोग सीधी बात है। हाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में और सैटरडे संडे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ, तुम ये सब कुछ मिस करने वाले हो और तुम्हें कितना अफसोस होगा। उसके बाद शायद तुम्हारे पास ये मौका दोबारा ना आए। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि हाँ ये बात तो सही लग रही है। लेकिन फिर मैंने शरद सर के पास गया, मेरे टीचर के पास, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम फायदा नुकसान छोड़ दो, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मुझे पढ़ाना है। तो बोले बस पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि awesome. तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कह रहा है। क्योंकि दिल कह रहा है ना, तो फिर पैसा आएगा नहीं आएगा, कुछ पछताओ कुछ, लेकिन तुम्हें ये तो रहेगा ना कि तुमने डिसीजन तुम्हारा लिया है। तुम बाद में जाके अफसोस तो नहीं करोगे कि तुमने छोड़ी क्यों नहीं जॉब। तो अभी तुम अगर ये डिसीजन लेते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी इतनी कर देता हूँ जितना वो कंपनी तुम्हारी तो दे रही है, और तुम यहाँ कोचिंग में पढ़ा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा और क्या होगा, कम से कम सैलरी वाइज बराबर होगा। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। अच्छा, आपने कंपनी जॉब ज्वाइन ही नहीं की, मतलब वो गए नहीं, एंड देन यू वर वेरी क्लियर पढ़ाना है, एंड देन आपकी शुरुआत हो गई टीचिंग से। तुम्हें क्या करना है, अच्छा लाइक इट। हाँ, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। मैं कुछ साल तक MCA के लिए ही पढ़ाता रहा, लेकिन फिर मैंने देखा कि MCA में थोड़ा सा क्राउड कम होता जा रहा है, अवेयरनेस की कमी के कारण। मतलब लोग अवेयरनेस के कारण, B.Tech में सीट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो जितने अवेयर लोग थे पहले ही एडमिशन ले लेते थे, तो बचते नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और मैं पैरेलली मैथ्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाने लगा था, क्योंकि अब MCA में ये सब चीज़ें पढ़ी थी तो पढ़ाना चालू कर दिया था। तो फिर मैंने हमारे शहर की जो एक पॉपुलर कोचिंग थी वहाँ पे मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे सर से संबंध तब भी अच्छे थे, और उन्होंने ही मेरे को बोला कि हाँ सौरभ ये डिसीजन तुम्हारा सही है। वो हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे मेरे हर डिसीजन पे, और मेरी ग्रोथ में हमेशा खुश रहे। तो उन्होंने भी बोला, तो मैं फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने करीब 5-6 साल वहाँ पे पढ़ाया। और उस 5-6 साल आपने तब आप MC या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब मैथ्स पूरी तरीके से बंद हो गया था और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहा था। और उसी दौरान मैंने कई और लैंग्वेजेस और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करे और उन्हीं चीज़ों को पढ़ाना चालू किया। और बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, साल तक पढ़ा रहे, मतलब 6 साल में, अच्छा 4 साल के जस्ट बाद मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत हुई, क्योंकि होम लोन भी चल रहा था, और भी कुछ, मेरी डॉटर भी हो गई थी, तो कुछ जिम्मेदारियां भी घर की बढ़ गई थी, और बहुत कम सैलरी थी, तो मुझे उस सैलरी में गुजारा नहीं होता था। तो मैंने सोचा मैं सर से बोलूं, मेरे जो ओनर थे हमारे कोचिंग के, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा करिए, क्योंकि वो पावरफुल शख्सियत थे भोपाल में। तो उनसे मैंने बोला आप मेरी कहीं पर जॉब करवा दीजिए, आप मैरिट में ही करवा दीजिए, वो मैरिट में ही थे, तो या किसी और इंस्टीट्यूट में करवा दीजिए। मैं जो टाइम दोपहर का मेरा खाली होता है मैं कॉलेज में पढ़ा लूंगा, तो 10-20 हज़ार रुपये वहाँ से एक्स्ट्रा मेरे को मिल जाएगा, तो मेरा थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, सुबह शाम मैं आपके पास आ रहा हूँ, दिन में ऐसा। तो उन्होंने उस समय मेरे को सपोर्ट नहीं करा। मतलब कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे? अच्छा, मतलब आपको कॉलेज में पढ़ाना था, ठीक है। मतलब मेरे को ये था कि पढ़ा सकते हैं, और दिन का टाइम मेरा फ्री बच रहा है, तो क्योंकि सुबह शाम कोचिंग चलती है, दिन में फ्री रहता है, तो मैंने कहा दिन में मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो उन्हें इस बात से ऑब्जेक्शन, बिना पूछे तो नहीं कर सकते उनको, बराबर, उन्हें इस बात से ऑब्जेक्शन था, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ओके, यस। तो मैंने ये किया, मैंने कहा ठीक है। उस समय कोई यूट्यूब को जानता नहीं था, उस समय यूट्यूब अभी शुरू ही हुआ था, समझ लीजिए। मतलब जो आज के बिग प्लेयर्स हैं इंडिया में यूट्यूबर्स, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस समय, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, और मैंने वहां पे वीडियो पुश करना चालू किया। मुझे नहीं मालूम था कि गूगल कुछ पे करता है, 2014 की बात है। ठीक है, ठीक है। मेरे को आपको पता नहीं था बराबर गूगल कुछ पे करता है, कुछ भी नहीं मालूम था, और मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं था कि आसपास कोई कर रहा हो सेम काम तो मैं उससे पूछ लो, ऐसा कोई नहीं था। तो मैंने इसलिए चालू नहीं करा कि मुझे पैसा कमाना है, मैंने ये सोचा कि मैं कंटेंट बना के इस पे पब्लिश करता हूँ। तो मतलब मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा करता हूँ, और इससे शायद कुछ स्टूडेंट्स जो
बाहर है, क्योंकि अंदर से तो हम टीचर ही थे और जो असली एम था वो तो यही था कि हमें लोगों को गाइड करना है सही डायरेक्शन में। और गाइड करना तो मुझे ऐसा समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटीरियर्स में रहते हैं, उनके पास कोचिंग्स नहीं है, और इंग्लिश में दिक्कत जाती है उन्हें, या बुक्स से समझ में नहीं आ रहा है, या उनकी जो पहले की एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं रही है कि वो उनकी ग्रास्पिंग अच्छी हो। तो मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ का बहुत बड़ा यूथ गांव में ट्रैप्ड है या छोटे शहरों में ट्रैप्ड है, जिसको ये एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, और जो लोग कहीं पढ़ा भी रहे हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं पढ़ा पा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, और मैंने देखा उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा। इतना अच्छा आने लगा कि कई बच्चे दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए मेरे पास भोपाल आते थे, और वो उसी कोचिंग में आते थे जिसमें मैं काम कर रहा था। क्या बात है। तो जब वो वहां से भीड़ आने लगी, काफी लोग आने लगे, तो मुझे समझ में आया कि देखो यार, यूट्यूब पे वीडियो भले ही मैं फ्री में डाल रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिल रहा है। हालांकि उसका डायरेक्ट पैसे से बेनिफिट मेरे को नहीं था, लेकिन हाँ, अब लोग मेरे को जान रहे थे और मेरे से पढ़ने लगे थे। तो जब मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल हो गया और उससे अर्निंग चालू हो गई, तो फिर मेरे को अनअकैडमी से फोन आया, और क्या बात है। और उन्होंने चैनल खरीदने के लिए ऑफर किया, और मैं बहुत रिस्पेक्ट से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने जो भी आइडेंटिफाई किया हो मेरे को, और उन्होंने एक अच्छा ऑफर मेरे को दिया था। और उस स्टेज पे जहाँ फाइनेंशियली आपको ज़रूरत थी, उस स्टेज पे इतना बड़ा ऑफर डिनाई करना बहुत ही मुश्किल बात थी। मुश्किल था। तो जो अनअकैडमी के फाउंडर हैं गौरव मुंजाल, उनके साथ मेरी 4 सीजन्स में मीटिंग हुई थी मुंबई में, और उस साल की बात है कि मैं गया हूँ उनसे बात करने, और फिर मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा, और मैं घर आ गया। और घर आ गया हूँ, और मेरे जो ओनर हैं कोचिंग के, उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, और जो तुम्हारा ये चैनल है ये हमारे नाम करो, तभी तुमको यहाँ पढ़ाने की परमिशन है। तो वो बहुत ऑड समय था मेरे लिए। माय डियर लिसनर्स, अगर आपको याद हो तो माय सरजी यानी कि सौरभ शुक्ला ने कुछ देर पहले ये एपिसोड में बोला था कि पैसों की चढ़ उतरना देखनी ही चाहिए। ये वो एग्जाम्पल है, ये जो टीचर जो कहता है ना, वो फील करके आया है, वो घिस के आया है, उसने खुद फील किया है कि पैसों की चढ़ उतर क्या होती है, क्या होता है जब कोई कहता है ये तेरी यूट्यूब की चैनल ना मेरे नाम पे कर दे, क्या होता होगा। कभी सोचा है क्या होगा? कुछ काम जो आप 2-3 साल से कर रहे हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो और आप काफी सक्सेसफुल हो वो एरिया में, और कोई कहता है ये मेरे नाम पे कर दे, हाउ डू यू फील? क्या आपकी मुश्किलें और इनकी मुश्किलें में कोई अंतर है? मुश्किलों में तो कभी कोई अंतर नहीं होता, बट आप उसको कैसे टैकल करते हो, आप कैसे आगे बढ़ जाते हो, यही तो बड़ी बात है। आगे सुनना, अभी ना हम उनके जीवन में धीरे धीरे YouTube की चैनल के चैप्टर में, वो फेज में जा रहे हैं ये टीचर की लाइफ का। सुनना चाहोगे ना मेरे साथ? सुनना। तो मैंने कहा कि ये मैंने आपसे डिस्कस करके ही बनाया, मतलब आपको अंधेरे में रख के नहीं किया है, और दूसरा जो आपके यहाँ वर्किंग आवर देता हूँ उसके अलावा वाले टाइम पे मैंने किया है। मैं रात को 2-2 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उस समय गैजेट्स नहीं थे, माइक नहीं था, तो मैं जैसे भी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे आसपास का साउंड नहीं चाहिए था, तो रात को उठ के मैं कर रहा हूँ। तो जो मैंने इतना उस पर मेहनत करी है, मैं ऐसे कैसे दे दूँ आपको, वो तो मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा फिर तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं नहीं करूँगा, और मैंने वो जॉब छोड़ दी। उन्होंने उस मंथ की मेरे को सैलरी भी नहीं दी, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। मैंने उनको सिर्फ इतना मैसेज लिखा कि 4 साल आपने जॉब किया था। हाँ, 6 साल काम किया था, 4 साल मतलब उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल को भी 2 साल हो गए थे। तो मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज लिखा, मैंने कहा कि आपने मेरी बहुत मदद करी है इतने सालों में, और थैंक यू वेरी मच। इतना करके मैंने उनसे क्लोज कर लिया। मैंने उनसे बिल्कुल उसके बाद कभी नहीं बोला कि आप मेरे वो पैसे दीजिए या ये वो, मैंने कुछ भी नहीं करा, और उनकी भी तरफ से कोई कम्युनिकेशन उसके बाद नहीं हुआ।
आई एम श्योर कि उनके हिसाब से मैंने अनएथिकल काम किया, और लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोई अनएथिकल काम नहीं किया। और मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि अगर मेरा नाम हो रहा है तो उससे कोचिंग का ही नाम हो रहा है, और बच्चे आके आपकी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपको ही पैसा दे रहे हैं। बट उन्हें वो बात नहीं समझ में आई। और इस बीच में गौरव मुजल का फ़ोन मेरे पास वापस आता है, ये कन्वर्सेशन होने के बाद। मतलब मेरे कोचिंग के ओनर से ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये उस बीच में हुआ है कि पहले मैं मुंबई मिलने गया हूँ, फिर उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ है, फिर मेरा गौरव मुजल के साथ फ़ोन पे बात हो रही है। अब गौरव मुजल मेरे से बोलते हैं कि अरे तुमने कुछ बताया नहीं, क्या डिसीजन रहा? तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये भी मेरे लिए उतना ही, शायद उससे भी ज़्यादा टफ मोमेंट था जब मैंने जॉब को छोड़ा था। एक्सेंचर में मेरा जो कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था उसको मैंने छोड़ा था। उस समय भी इतना मुश्किल डिसीजन नहीं था जितना अब ये मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है और अब आप उतने अल्हड़ नहीं हो। अब आप थोड़े मैच्योर हो चुके हो। तो अब ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, एंड थैंक यू फॉर द मतलब मैं ऑफर। चैनल बेच भी नहीं रहा हूँ, हाँ, आपको बेसिकली हाँ, चैनल बेचना था हाँ, और बेचना उनको था। ज्वाइन भी कर देना था, हाँ, ऐसा कुछ था हाँ। क्या? अच्छा। तो वो एक डील थी प्रॉपर, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, जबकि वो ऑफर बहुत बहुत अच्छा था। तो मैंने मना किया, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि माई सर जी मेरा ही रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम कम से कम एक कोर्स हमारे लिए बना दो। मैं उस समय इतना गेम नहीं समझता था कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस का गिमिक्स क्या होते हैं, क्या किससे किसको फ़ायदा होगा, आई डोंट नो। बट मेरे को गौरव मुजाल अच्छा आदमी लगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा, और मैंने उनके लिए कोर्स बनाया, उनको दे दिया, और उसका उन्होंने पे भी करा, डिसेंट पे करा। तो वो मेरे टेम्परेरी सोल्यूशन भी था कि हाँ चलो ठीक है, अभी 1 महीना मैं इनके लिए एक कोर्स बना के इनको दे दूंगा, इनके प्लेटफॉर्म पे जाएगा, इनको वो लोग मेरे को कुछ पे कर देंगे, मेरा काम अभी का टेम्परेरी चल जाएगा, पर मेरे को अपना प्लेटफॉर्म बेचने की ज़रूरत नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल बेचने की ज़रूरत नहीं है। पूरी चैनल बेचने की यस। जरूरत नहीं है। तो मेरा उनसे बस उतना शॉर्ट टर्म डील मैंने रखी, और उसके बाद फिर यूट्यूब से अर्निंग थोड़ी सी बढ़ गई, जिससे कि जो मेरी सैलरी आती थी उतना मेरे को अब यूट्यूब से मिलने लगा। और वो क्या बात है, अगले ही महीने से हो गया, अगले ही महीने क्या से हो बात गया। है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उन बच्चों की दुआएं हैं, वरना आपने तो कुछ नहीं किया। मतलब बराबर। हमें क्या मालूम था कि क्या होगा आगे, उस स्टेज पे था मैं। और वो अगले महीने से जब अच्छा पैसा आने लगा तो घर वाले भी अब रिलैक्स हुए। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे आगे वो प्रोसीड एक दो करने वाला महीने हूँ। काफ़ी काफ़ी मुश्किल थे। हाँ, जॉब से भी निकल जाते हो, अन अकेडमी की ऑफर भी आप रीचेक करते हो, क्योंकि आपको माय सर जी आपका ऑफकोर्स दैट्स व्हाट नेचुरल चॉइस आती है। हाँ। तो 1-2 महीने काफ़ी मुश्किल होंगे, लेकिन अच्छा दूसरे महीने से अर्निंग बढ़ जाती है नेचुरली। तो दैट वाज, ये सिर्फ पार्ट 1 था। एक और पार्ट आएगा, एक और एपिसोड आएगा ये माय सर जी की लाइफ का। इस बार मैंने सोचा कि इनकी हर एक बात ना कुछ कहती है, कुछ न कुछ सिखाती है। तो दूसरा एपिसोड जो है वो जब हम यहाँ पे एंड करते हैं ना, जहाँ पे ये यूट्यूब की जर्नी पे एकदम श्योर हो जाते हैं और वो फुल टाइम यूट्यूबर बन जाते हैं, वो जर्नी मैं कवर करूँगा दूसरे एपिसोड में। फिलहाल मैंने तो इनको सुन लिया, मैंने उनके एक्सप्रेशंस को भी देखा, क्योंकि वीडियो पॉडकास्ट था। हाँ, मैं खुद भी तो वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, तो ये जो वीडियो की मोमेंट्स जैसे जैसे मैं बनाना शुरू करूँगा आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी मेरी तरफ फील कर पाओ ये माय सर जी का रियल पेन, रियल गेन, और क्या उनकी प्रोसेस है, और ये क्या टीचर है। जब इतने 15-16 लाख सब्सक्राइबर होते हैं ना इनकी सभी चैनल के, अगर आप टोटल करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया था, तो पता चलेगा कैसे बनता है, कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो वो बच्चों के लिए। उनकी अभी भी आप कोई कमेंट पढ़ लेंगे ना फेसबुक में, उनके यूट्यूब वीडियो में, तो कोई बच्चा कहेगा सर वो सी लैंग्वेज का वो स्टार वाली जो पैटर्न जो थी ना सर मैंने आपसे सीखी है। और भी बहुत सारी उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ है जिसके ऊपर हम बात करेंगे एपिसोड 2 में। तो मेरे साथ बने रहना, वो एपिसोड मैं अगले हफ्ते रिलीज़ कर दूंगा। बस तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही।
एंड स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर द एपिसोड 2। जैसे मैंने कहा, वहाँ पे हम बात करेंगे इनकी फुल ब्लोन यूट्यूब जर्नी की। तब तक स्टे इंस्पायर्ड एंड डू समथिंग न्यू। गुड बाय। And my dear listeners, finally, if you think you want to support me on my own journey, I'm always here. How you can support me? Just subscribe to my podcast in whichever platform you are there. Add your own comment, like how this episode helped you in your own journey. And one last thing, join WhatsApp group where I exclusively share all my podcast behind the scenes update, my podcast update, and many more things. This WhatsApp group, which I call as Jasba WhatsApp group, where I share self-growth and purpose tips. Link of that WhatsApp group in this episode description.